Hello everyone, welcome back to Feedback IS. I'm नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आपका द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस है या करंट अफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कल क्या हुआ, कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो हमारा डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है वो हम कल उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन आज से डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस चाहते हैं तो इसलिए आप फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमारी वीडियोज कैसी लग रही हैं, और शेयर करना ना भूलें। शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के जो आर्टिकल होने वाले हैं, तो आज जो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस, हम कौन से डेट का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, वो 11 अगस्त का कर रहे हैं। आज किसका? 11 अगस्त। तो आज का आज का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल आए जो जीएस पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए और दोस्तों जीएस पेपर 3 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। तो हमारी जो वीडियो है लास्ट तक देखिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप प्रीलिम्स, अगर 2026 का आप प्रीलिम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा इस वीडियो को। और मेंस के पर्सपेक्टिव से तो हम पढ़ाते ही हैं, मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2026 के मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा क्लास को और हमारी जो वीडियो है लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब क्विकली देख लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है दोस्तों, हमारा पहला आर्टिकल है जो जिनेवा में प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर नेगोशिएशन चल रही है या टॉक चल रही है। अभी तक कितने सेशन हो चुके हैं दोस्तों? अभी तक इसके 4 सेशन हो चुके हैं। कितने? 4 सेशन हो चुके हैं और जो 5वां सेशन चल रहा है, कहाँ? जिनेवा में टॉक चल रही है। उसमें 2 ब्लॉक बन गए जिसमें रिफ्ट आ चुकी है। हम इस टॉपिक को क्या है डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आखिर जो प्लास्टिक ट्रीटी है, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी है, वो क्या, उसको समझेंगे। और कौन कौन से ब्लॉक हैं, रिफ्ट किन चीज़ों पर, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर रिफ्ट बनी हुई है, कौन सा इशू है दोनों ब्लॉकों के बीच जिस पर रिफ्ट बनी हुई है, हम देखेंगे। और इंडिया कौन से ब्लॉक में, और हम देखेंगे इंडिया कौन से ब्लॉक में और इंडिया का क्या स्टैंड है। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों यूएस का क्या स्टैंड है, यूएस की क्या पोजीशन है, यूएस दोनों ब्लॉक के अंदर है या नहीं, या फिर उसने तीसरा ब्लॉक बनाया हुआ है। तो हम वो देखने की कोशिश करेंगे। हम चैलेंजेस देखेंगे, हम जो है चैलेंजेस देखेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर, चैलेंजेस क्या है, और फिर हम सॉल्यूशन भी इसका देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों जीएस पेपर 2 और 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? जीएस पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा जो अगला आर्टिकल है दोस्तों, हमारा अगला आर्टिकल क्या? हमारा अगला आर्टिकल है मनरेगा, पैनल्स रैप मिनिस्ट्री फॉर इवेसिव रिप्लाई ऑफ द पेंडिंग ड्यूज। आपको पता होगा जैसे मनरेगा का जो पेमेंट है दोस्तों वो बहुत सालों से बहुत ड्यूज है। क्या है? ड्यूज है। तो मनरेगा, पैनल्स रैप मिनिस्ट्री, वेसिव रिप्लाई, पेंडिंग ड्यूज, ये जो टॉपिक है दोस्तों यूपीएससी जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जीएस पेपर 3 है उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों। मनरेगा हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, तो इस टॉपिक को मिस करना तो बनता ही नहीं है। आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है और नेक्स्ट आर्टिकल है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है
प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो टॉपिक क्या है आज का दोस्तों? इथेनॉल ब्लेंडिंग। हम आज पढ़ने वाले हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल इन इंडिया। हम देखेंगे उसकी पॉलिसी, पुश वर्सेस पब्लिक कंसर्न। जो इसकी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट कितना इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही है पेट्रोल में, और इसका पब्लिक कंसर्न क्या है दोस्तों, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, और ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल हैं हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, और इसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे, प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है, मेंस के क्वेश्चन क्या है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिकल? हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? अगर हम फर्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ें तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? जिनेवा प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन रिफ्ट बिटवीन 2 ब्लॉक्स। तो क्या है, जैसा मैंने बताया दोस्तों, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी है, क्या है? प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी है किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा नेगोशिएशन कराया जा रहा है, या दोस्तों टॉक कराई जा रही है। किसमें दोस्तों? प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी के लिए नेगोशिएशन हो रहा है जिनेवा में। अभी तक कितने सेशन हो चुके हैं दोस्तों? अभी तक 4 सेशन हो चुके हैं। कितने? अभी तक 4 सेशन हो चुके हैं, और जिनेवा में जो हो रहा है 5वां सेशन हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है, वहां पर 2 ब्लॉक बन गए। कौन कौन से ब्लॉक है दोस्तों? हाई एम्बिशन कोalition ब्लॉक है, और दोस्तों लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। कौन सा? हाई एम्बिशन कोalition ब्लॉक है और लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। दोस्तों हाई एम्बिशन कोalition कंट्रीज हैं, वो क्या डिमांड कर रही हैं, और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं दोस्तों वो क्या डिमांड कर रही हैं? एम्बिशन कोalition कंट्री हैं, वो प्रोडक्शन कट्स की बात करती हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को कट करना है, या प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करना है, तो हमें उसका प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। माइंडेड कंट्री कह रही है प्रोडक्शन कट्स करने से कोई फायदा नहीं होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, सप्लाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं प्लास्टिक ट्रीटी, मैंने ये पिक्चर ली है। कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है दोस्तों बहुत डेंजरस है, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। और हम देख सकते हैं दोस्तों ये प्लास्टिक ट्रीटी टॉक चल रही है। मैंने जैसे बताया जिनेवा के अंदर जो है नेगोशिएशन हो रहा है प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी को लेकर, तो उसमें 2 रिफ्ट बने हुए हैं। तो दोस्तों ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर यहाँ पर टॉक चल रही है जिनेवा के। कहाँ पर? जिनेवा के अंदर। पहले ही 4 सेशन हो चुके हैं। आगे बढ़ें और हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों बैकग्राउंड क्या है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी? 2022 से क्या हो रहा है, जो यूएनईपी है वो क्या कर रही है? नेगोशिएशन कर रही है किसका? प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी पर। दो यूएनईपी वर्किंग ऑन लीगल बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी, और ये जो ट्रीटी होगी दोस्तों वो कैसी है? ग्लोबल बाइंडिंग ट्रीटी है। ये बाइंडिंग ट्रीटी होगी। ये कैसी होगी? बाइंडिंग ट्रीटी होगी। और एम क्या है दोस्तों इसका? एम क्या है इसका? व्हाट इज द एम ऑफ दिस ट्रीटी? व्हाट इज द एम ऑफ दिस ट्रीटी? तो इस ट्रीटी का जो एम है, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करना। प्लास्टिक पॉल्यूशन है ऑन लैंड एंड सी, उसको क्या करना? उसको कंट्रोल करना, उसको रिड्यूस करना। अगर हम नेगोशिएशन रूल की देखें, नेगोशिएशन रूल क्या है? नियर अनएनेमियस एग्रीमेंट नीडेड नॉट मेजोरिटी वोट। तो जो नेगोशिएशन चल रही है तो उसमें अनएनेमियस वोट होगा, ना कि मेजोरिटी वोट होगा। आगे बढ़ें। अच्छा ब्लॉक देखने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे बताया दोस्तों हाई एम्बिशन कोalition एक ब्लॉक है, और दूसरा है लाइक माइंडेड कंट्री। हम अब ये देखने की कोशिश करेंगे इंडिया कौन से ब्लॉक में है, इंडिया कौन से ब्लॉक में, और इंडिया किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, इंडिया ने कौन सी डिमांड रखी है। अगर हम वो देखने की कोशिश करें तो हाई एम्बिशन कोalition में जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? हाई एम्बिशन कोalition में कंट्री हैं 80 से ज़्यादा कंट्री हैं हाई एम्बिशन कोalition में। और इसका जो चेयर कर रहा है दोस्तों, कौन कर रहा है? इसको चेयर कर रहा है नॉर्वे। कौन कर रहा है इसको चेयर जो कर रहा है? नॉर्वे कर रहा है। तो 80 से ज़्यादा कंट्री है, नॉर्वे, रवांडा
और यूएई इसके अंदर कंट्रीज हैं। अगर हम लाइक माइंडेड कंट्रीज की बात करें तो लाइक माइंडेड कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री हैं दोस्तों, इसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, और दोस्तों कुवैत है, चाइना है, क्यूबा है, और जो लाइक माइंडेड कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर दोस्तों इंडिया भी है। अगर हम दोस्तों ये चाहते क्या है, जो हाई एम्बिशन कॉलिशन कंट्री हैं उनकी क्या डिमांड है कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको कैसे रोका जाए, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। उन्होंने क्या इशू उठाया है, क्या प्रोडक्शन को कट किया जाए या वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बेहतर किया जाए। तो हाई जो एम्बिशन कोalition है उसकी डिमांड क्या है दोस्तों, उसकी डिमांड है वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन को, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन का प्रोडक्शन है उस जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है उसको कट किया जाए और कैप ऑन द प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स, और कैप लगाया जाए प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स में। अगर हम लाइक माइंडेड कंट्रीज की बात करते हैं तो उनकी क्या डिमांड है, क्या वो भी प्रोडक्शन कट पे एग्री हैं, क्या कैप लगाया जाए प्लास्टिक के ऊपर और पॉलीमर के ऊपर, आप मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें कि लाइक माइंडेड जो कंट्रीज हैं वो क्या कह रही हैं, वो अपोज कर रही हैं, जो प्रोडक्शन कट्स है उसको क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। वो चाहती, उनका जो फोकस है दोस्तों वो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। किसके ऊपर है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। HAC है, हाई एम्बिशन कोalition है, वो कहते हैं कि जो प्लास्टिक का सबसे बड़ा जो रूट कॉज है ओवर प्रोडक्शन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो रूट कॉज है ओवर प्रोडक्शन है। लेकिन जब हम लाइक माइंडेड कंट्रीज की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैनेजमेंट इज की कॉज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस है। दोनों जो ब्लॉक हैं उसमें दोस्तों रिफ्ट आ चुका है। क्या आ चुका है, रिफ्ट आ चुका है। आर्ग्यू क्या है दोस्तों, व्हाट इज द आर्ग्यू, दोनों ने अपने अपने पॉइंट पर आर्ग्यू क्या किया है, कौन से आर्गुमेंट दिए, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो कांट कंट्रोल पॉल्यूशन विदाउट रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन, हम क्या कर सकते, वो कहते हैं HAC क्या कहती है कि हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते विदाउट कट प्रोडक्शन। अगर हम इसकी बात करें, जो लाइक माइंडेड कंट्री है दोस्तों, लाइक माइंडेड कंट्री क्या कहती हैं, कट्स हर्ट द ट्रेड नॉट रियल सॉल्यूशन। जो अगर हम प्रोडक्शन को कट करेंगे तो हमारी जो सप्लाई में, ट्रेड में सप्लाई हर्ट होगी, ट्रेड हर्ट होगी, तो इससे रियल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ऐसा लाइक माइंडेड कंट्रीज कहती हैं। और देखने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों इंडिया का क्या स्टैंड है, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया के स्टैंड की बात करें, इंडिया जो खड़ी है दोस्तों लाइक माइंडेड कंट्री के साथ खड़ी है। क्या खड़ी है, लाइक माइंडेड। इंडिया जो है दोस्तों प्रोडक्शन कट को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इंडिया कह रही है कि जो की कॉज है प्लास्टिक पॉल्यूशन का वो क्या है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। हमें वेस्ट मैनेजमेंट क्या करना चाहिए दोस्तों, वो बेहतर बनाना चाहिए। तो इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया अलाइन विद द LMAC लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ खड़ी है। और APMA इंडस्ट्री लॉबी कैप्स विल हार्म सप्लाई फॉर एसेंशियल यूजेज। अगर मान लीजिए प्लास्टिक पॉल्यूशन के जो की कॉज बता रही है इंडिया, वो क्या बता रही है, वो बता रही है वेस्ट मैनेजमेंट। मान लीजिए अगर प्रोडक्शन कट हो गया, प्रोडक्शन कट कर दिया प्लास्टिक के ऊपर, तो उससे क्या होगा, जो इसेंशियल यूजेज के जो चीज़ें हैं प्लास्टिक की, वो उससे क्या होगा, हार्म होगा और सप्लाई क्या होगी, रुक जाएगी, जिससे इसेंशियल चीज़ों पर हमें इसेंशियल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्या करेंगी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी, जिससे सप्लाई को बहुत हार्म होगा। प्रपोजल क्या है दोस्तों इंडिया का, व्हाट इज द प्रपोजल ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रपोजल क्या है, इंडिया का जो प्रपोजल है, हमें वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। जो वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और हमें जो बिहेवियरल चेंज है टू स्टॉप लिटरिंग, हमें बिहेवियर चेंज लाना चाहिए टू स्टॉप लिटरिंग। हम जो लिटरिंग को, हम जो प्लास्टिक पॉल्यूशन फैला रहे हैं, चेंज हमें उसको लेकर बिहेवियर चेंज लाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। अब इंडस्ट्री शिफ्ट हम बात करते हैं, इंडस्ट्री शिफ्ट की। व्हाट इज द इंडस्ट्री शिफ्ट।
इंडस्ट्री शिफ्ट क्या है, अर्लियर क्या होता था दोस्तों, अर्लियर जो यूरोप था, यूरोप क्या था, सेंटर था पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग का या पॉलीमर का जो था वो सेंटर था। अब क्या हो रहा है, ये जो इंडस्ट्री है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है दोस्तों, साउथ में या साउथ ईस्ट एशिया में हो रही है। वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया दोस्तों, या थाईलैंड हो गया, ये ऐसी जगह कहाँ हो रही है शिफ्ट। उसका रीजन क्या है दोस्तों, पर प्रोडक्शन कॉस्ट है। और दोस्तों जो यूरोप है, यूरोप में क्या है, रेगुलेशन ज़्यादा है, जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, इसलिए ये साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो आगे बढ़े दोस्तों, IFA डाटा, एशिया डोमिनेट द पॉलीमर ट्रेड। जो एशिया है दोस्तों, अगर हम एथिलीन की बात करें, प्रोपलीन की बात करें, तो जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है या ट्रेड हो रहा है वो एशिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एशिया डोमिनेंस कर रही है पॉलीमर ट्रेड का। एशिया जो करती है दोस्तों, पॉलीमर को सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करती है, लार्ज मात्रा में उसका एक्सपोर्ट भी करती है ग्लोबली। जो एशिया जो है सिर्फ पॉलीमर को प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, लेकिन लार्ज मात्रा में उसको क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। हम चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, तो ये एक प्रोडक्शन हब है पॉलीमर के, ये एक प्रोडक्शन हब है पॉलीमर के। अगर हम दोस्तों अगला देखें, चाइना क्या कर रही है, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग एट 50% कैपेसिटी। जैसे लास्ट के अगर हम 10 सालों में देखें तो चाइना ने पेट्रोकेमिकल प्लांट पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। क्या किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, लेकिन उनकी कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, उनकी कैपेसिटी सिर्फ 50% है। क्या जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो सिर्फ 50% का यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो सप्लाई जो है दोस्तों डिमांड से ज़्यादा है, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मार्जिन जो है दोस्तों वो बहुत, मार्जिन क्या है, मार्जिन बहुत ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि आपके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है। इस वजह से क्या कर रहा है, इस वजह से मार्जिन गिर रहा है। उसके गिरने का एक ओवर कैपेसिटी, ओवर सप्लाई, और तीसरा है इन्वायरमेंटल प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या है, उसका मार्जिन बहुत ज्यादा गिर रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं यूएस की क्या पोजीशन है। यूएस की पोजीशन को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यूएस की क्या पोजीशन, ना तो यूएस हाई एम्बिशन कॉलिशन जो कंट्रीज हैं उसमें, और ना ही लाइक माइंडेड कंट्रीज में, ना ही लाइक माइंडेड कंट्रीज में। तो क्या कर रहा है, यूएस एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटी को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट जो कर रहा है स्ट्रॉन्ग ट्रीटी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो अपोज कर रहा है प्रोडक्शन कट। जो HAC जो डिमांड कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कट होना चाहिए, प्रोडक्शन इज द रूट कॉज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ऐसा HAC कह रहे हैं। लेकिन यूएस क्या कर रहा है, यूएस इसको सब अपोज कर रहा है और वो चाहता है कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो ट्रीटी है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटी आनी चाहिए प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए। क्या है इस ट्रीटी के सामने दोस्तों, चैलेंजेस क्या है। अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस, आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला जो चैलेंजेस है दोस्तों, इकोनॉमिक वर्सेस एनवायरनमेंट प्रायोरिटीज, इकोनॉमिक वर्सेस एनवायरनमेंटल प्रायोरिटीज। और जो दूसरा दोस्तों चैलेंज है वो कौन सा है हमारे सामने, अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन की, हमारे सामने ट्रेड डिसरप्शन फियर, ट्रेड डिसरप्ट हो सकता है। और तीसरा दोस्तों कौन सा है, तीसरा हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने दोस्तों बताया कि ओवर कैपेसिटी है जो हमारे पास पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग के जो इन्वेस्ट किया है चाइना ने, तो ओवर कैपेसिटी हो गई है और यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, सिर्फ 50% हो रहा है। पेट्रोकेमिकल मार्जिन ग्लोबली वीक, पेट्रोकेमिकल मार्जिन ग्लोबली। तो हमारा जो पेट्रोकेमिकल की जो इंडस्ट्री है उसका मार्जिन बहुत कम है। इस वजह से क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम अगर बात करते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये
नेगोशिएशन हो रहा है प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी पे, तो इसमें दोस्तों मेजोरिटी वोटिंग नहीं होगी, इस पे क्या होगा, इस पे कंसेंसस होगा। अब कंसेंसस को बनाना दोस्तों बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अगर हमें कंसेंसस लाना है तो कंसेंसस कैसे लाएंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है दोस्तों कंसेंसस लाना है। कोई भी मेजोरिटी वोट नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, व्हाट आर द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमें हाइब्रिड अप्रोच अब अपनानी चाहिए। हमें लिमिटेड प्रोडक्शन कट करना चाहिए, उसके बाद हमें वेस्ट मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर रिसाइकलिंग, बिहेवियर चेंज कैंपेन, हमें बिहेवियर चेंज जो कैंपेन है वो चलाने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों मनरेगा पैनल रैप्स मिनिस्ट्री फॉर इवेसिव रिप्लाई ऑन पेंडिंग ड्यूज। आपको पता होगा तो दोस्तों मनरेगा है, जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनका जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा ड्यू है, बहुत सालों से ड्यू है। हम उसको देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जो पार्लियामेंट जो स्टैंडिंग कमेटी है रूरल डेवलपमेंट, जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है रूरल डेवलपमेंट, उसने किसको क्रिटिसाइज किया है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज क्यों किया है, क्योंकि जो ड्यूज के ऊपर उनसे क्वेश्चन पूछा गया, उनसे जवाब मांगा गया, तो उन्होंने क्या किया है दोस्तों, इवेसिव रिप्लाई किया है पेंडिंग वेज एंड मटेरियल ड्यूज अंडर द मनरेगा। तो जो टेबल पे जो रिपोर्ट टेबल हुई दोस्तों वो 11 अगस्त 2025 को ही एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ द यूनियन बजट 2025-2026। तो मनरेगा जो है, जैसे मनरेगा के जो पेमेंट ड्यू है उसको लेकर दोस्तों सवाल पूछा गया, लेकिन बहुत इवेसिव रिप्लाई मिला है। की फिगर्स क्या है दोस्तों, हम की फिगर्स देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द की फिगर्स ऑफ द मनरेगा ड्यू पेमेंट, अगर हम देखें तो वेज ड्यू कितना है दोस्तों, कितना ड्यूज है दोस्तों, 12,219 करोड़, 12,219 करोड़ अभी तक ड्यू है। मटेरियल कंपोनेंट ड्यू कितना है दोस्तों, 11,227 करोड़, 11,227 करोड़ है। और टोटल पेंडिंग कितना है दोस्तों, 23,446 करोड़। टोटल पेंडिंग कितना है, 23,446 करोड़। अकाउंट फॉर 27.26% ऑफ द करेंट बजट, कितना, 27.26 करंट बजट का है दोस्तों। वर्किंग बजट रिड्यूस टू द 62,553 करोड़। जो वर्किंग बजट है कितना रिड्यूस कर दिया है, 62,553 करोड़। आगे देखें कमेटी के क्या कंसर्न है, व्हाट आर द कमेटी कंसर्न, तो जो लार्ज पोर्शन फंड है फॉर ऑल ड्यूज लेस फॉर द करंट ईयर वर्क्स। तो क्या कहते हैं, पहले का तो जो पोर्शन है वो तो ड्यू है, लेकिन अभी जो करंट बजट है उसके अंदर क्या किया है, उसको कम कर दिया है। रिस्क ऑफ द डिलेड वेज पेमेंट वायलेट द मनरेगा एक्ट ऑफ 2005 मैंडेट। अगर मान लीजिए अगर रिस्क है कि पेमेंट डिले हो रहा है तो वायलेट कर रहा है जो मनरेगा एक्ट है 2005 के मैंडेट को। नो कंक्रीट मेजर शेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टू प्रिवेंट डिले। कोई भी जो कंक्रीट मेजर नहीं बताया क्यों डिले हो रहा है पेमेंट, उसका रीजन क्या है, क्यों डिले किया जा रहा है, उसका कोई भी। साइलेंट ऑन मटेरियल कंपोनेंट ड्यू, और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो साइलेंट है, जो क्या कहते हैं मटेरियल कंपोनेंट है उसका जो ड्यू है उस पर बिल्कुल साइलेंट आर्टिकल है। इसके जो इम्प्लीकेशन है फॉर डिले के क्या होंगे, इकोनॉमिक होंगे, सोशल होंगे, पॉलिटिकल होंगे और लीगल होंगे। अगर हम दोस्तों अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की बात करें, जो वर्कर हैं दोस्तों उनको क्या होगा, इनकम इनसिक्योरिटी फेस करेंगे। क्या करेंगे, जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो इनकम इनसिक्योरिटी फेस करेंगे। और सोशल इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, रूरल डिस्ट्रेस एंड प्रेशर माइग्रेशन। वायलेशन है 15 डे पेमेंट मैंडेट का, जो मनरेगा एक्ट 2005 में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। पॉलिटिकल क्या है, ये क्या करेगा, जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको एरोड करेगा। जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसके अंदर क्या है, पब्लिक ट्रस्ट बिल्कुल एरोड हो जाएगा, फिर भी कोई भी स्कीम में पब्लिक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा दोस्तों। टॉपिक है दोस्तों जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
दोस्तों हम थोड़ा सा मनरेगा के बारे में ब्रीफ में समझते हैं। मनरेगा है क्या दोस्तों? मनरेगा है क्या? मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसके अंदर क्या था, इसके प्रोविजन क्या है दोस्तों? इसकी स्कीम क्या थी? इसके अंदर क्या है दोस्तों? आपको जो रूरल पीपल हैं उनको 100 दिन का क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उनको 100 दिन का काम मिलेगा साल के अंदर। कितना दोस्तों? 100 डेज का इसके अंदर काम दिया जाएगा। जो रूरल एक लीगल राइट होगा 100 दिन का। जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको क्या दिया जाएगा? 100 दिन का काम दिया जाएगा। जो पेमेंट होना था वो पेमेंट कितना? 15 डेज के अंदर पेमेंट होना है। कितना? जो मनरेगा एक्ट है उसके अंदर मेंशन है कि जो पेमेंट होगा पर 15 डेज होगा। लेकिन अभी तक दोस्तों सालों हो गए, तो ये जो एक्ट का वायलेशन हो रहा है, क्या किया जा रहा है? एक्ट का वायलेशन किया जा रहा है। जो प्रोग्राम है दोस्तों कैसा है? ये जो प्रोग्राम है डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कैसा है? डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। फंडिंग पैटर्न कैसा है दोस्तों इसका? फंडिंग पैटर्न की बात करें, अगर हम वेज की बात करते हैं तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कितनी? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम मटेरियल कंपोनेंट की बात करते हैं, मटेरियल कंपोनेंट, तो मटेरियल कंपोनेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 75% देगी। कितना? स्टेट जो मटेरियल कंपोनेंट है स्टेट्स का कितना है? स्टेट्स का है 25%। कितना? 25% है कॉस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। आगे बढ़ते हैं। हमने ब्रीफ में समझ लिया कि मनरेगा क्या है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इन इंडिया पॉलिसी पुश वर्सेस पब्लिक कंसर्न। कंसर्न क्या है? ये जो टॉपिक है दोस्तों न्यूज में क्यों है? व्हाट आर द रीजंस? तो अगर हम देखें एडिटोरियल आया एसविजिंग कंसर्न व्हीकल्स ओनर डिजर्व सपोर्ट ऑन इथेनॉल ब्लेंड। गवर्नमेंट का एम क्या है? गवर्नमेंट का एम क्या है दोस्तों? E20 20% क्या है? 2025 और 2026 तक हमें क्या करना है? पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को क्या करना है? ब्लेंड करना है। मूविंग टुवर्ड द E27 लाइक ब्राजील। 27% ब्राजील ने क्या किया है? क्या किया है? एथेनॉल ब्लेंड किया है पेट्रोल में। किस में ब्लेंड किया है? पेट्रोल में। कंज्यूमर टेक्निकल एंड पॉलिसी इश्यूज हाईलाइटेड। हम इसमें बात करेंगे कि ये इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्यों ये क्या कंसर्न क्या है, इसको लेकर हम वो देखेंगे दोस्तों। व्हाट आर द कंसर्न? एथेनॉल की बेसिक समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एथेनॉल का बेसिक क्या है? एथेनॉल बनता कैसे है दोस्तों? एथेनॉल बनता है प्लांट मटेरियल से। शुगर कैन हो गया, मेज हो गया और राइस हो गया, उससे बनता है। वो एक एल्कोहल के फॉर्म में होता है। तो एल्कोहल के फॉर्म में होता है तो उसको ब्लेंड किया जाता है। किस में ब्लेंड किया जाता है? ब्लेंडिंग रेशियो कितना होता है? हम 5% ब्लेंड कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं परसेंट ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल। पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है दोस्तों। इंडिया का क्या टारगेट है? व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ इंडिया? तो अगर हमने क्या किया 2022 में एथेनॉल को 10% ब्लेंड किया पेट्रोल में। कितना? 10%। और 2025 और 2026 में कितना है? हमारा है 20% एथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल में। बेनिफिट्स क्या है? अगर हम ब्राजील की बात करें दोस्तों, ब्राजील की बात करें, ब्राजील ने 20% जो है एथेनॉल को ब्लेंड किया है। किसमें? पेट्रोल में। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग? एथेनॉल ब्लेंडिंग से होगा क्या? इसके जो बेनिफिट्स हैं दोस्तों, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो सेव करेंगे 10 मिलियन पर ईयर। जो हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, उससे क्या होगा? हमारा इंपोर्ट रिड्यूस होगा। हम $10 बिलियन को क्या कर सकते हैं? पर ईयर सेव कर सकते हैं। $10 बिलियन को सेव करेंगे और कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। क्या होगा? कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। और हम मोलेसेस और ब्रोकन राइस और मेज को क्या कर पाएंगे? यूटिलाइज कर पाएंगे। हम मोलेसेस, ब्रोकन मेज को हम यूटिलाइज कर पाएंगे। आगे बढ़ें। अच्छा, सोर्सेज क्या है एथेनॉल इन इंडिया में? हमें जो एथेनॉल को हम ब्लेंड करेंगे उसके सोर्सेज कहाँ? हमें एथेनॉल हम कैसे बनाएंगे? एथेनॉल का हमने जैसे बताया, हम मेज से बनाते हैं एथेनॉल, शुगर कैन से बनाते हैं, मोलासिस से एथेनॉल बनाते हैं। क्या क्या सोर्सेज हैं दोस्तों? सी हैवी मोलासिस, बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर कैन नॉट यूज फॉर शुगर। जो बाई प्रोडक्ट क्या है? मोलासिस किससे आता है?
शुगर से आता है, जो गन्ने से। ब्रोकन राइस, डैमेज स्टॉक इन एफसीआई गोडाउन, जो डैमेज स्टॉक होता है गोडाउन के अंदर। और मेज क्या है, लेस वाटर डिमांडिंग देन शुगर केन, जो मेज होती है उसको कम पानी की जरूरत होती है अगर हम कंपेयर करते हैं शुगर केन से। इसका बताया एडवांटेज क्या है दोस्तों, इसके एडवांटेज मैंने जैसे बताया दोस्तों, इसमें 10 मिलियन जो डॉलर है हम उसको सेव करेंगे, तो जो हमारा इंपोर्ट है वो रिड्यूस होगा। और दूसरा दोस्तों, कार्बन इमिशन कम होगा, कार्बन इमिशन क्या होगा दोस्तों, रिड्यूस होगा। और तीसरा क्या है, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी, फार्मर्स इनकम इंक्रीज। और चौथा दोस्तों क्या है, वेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। क्या होगा, वेस्ट का यूटिलाइजेशन होगा। ये सारे इसके एडवांटेज हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के दोस्तों। अब इसके कंसर्न क्या है दोस्तों, कंसर्न क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, फूड सिक्योरिटी रिस्क। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है दोस्तों, फूड सिक्योरिटी रिस्क है। जो फूड है अब क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूल में। क्या कहते हैं, फूड जो है कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूल में, उससे क्या होगा, फूड की शॉर्टेज होगी। अब दूसरा जो हमारा कंसर्न है वो क्या है दोस्तों, इसी पेनल्टी है दोस्तों। हमारा दूसरा क्या है, इफिशियंसी पेनल्टी। अगर हम ब्लेंडेड करते हैं एथेनॉल को पेट्रोल में, उससे क्या होगा दोस्तों, एनर्जी पर लीटर मिलेगी, जो लेस एनर्जी है पर लीटर, लेस एनर्जी पर लीटर प्रोवाइड होगी। ये सबसे बड़ा कंसर्न है दोस्तों। कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं होगी। अगर कंज्यूमर चाहता है कि मुझे सिर्फ पेट्रोल यूज करना है, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं होगी। हर कंज्यूमर को क्या मिलेगा, ब्लेंडेड पेट्रोल मिलेगा। कैसा मिलेगा, ब्लेंडेड पेट्रोल मिलेगा। वो चाहता है मुझे विदाउट ब्लेंडेड पेट्रोल मिले, तो उसके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, नो कंज्यूमर चॉइस। ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। और दूसरा दोस्तों है, अगला है प्राइस ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो भी इससे सेव किया जा रहा है, मान लीजिए हमारा 10 मिलियन डॉलर को हम सेव कर रहे हैं, तो इससे जो है कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होगा। सेविंग नॉट पास टू कंज्यूमर, सेविंग नॉट पास टू कंज्यूमर। प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। को नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स पढ़ना चाहिए, जो 2018 में आई और 2022 में अमेंडेड हुई। आप प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ सकते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ऑन बायोफ्यूल्स, जो 2018 में आई थी और 2022 में अमेंडेड हुई। दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रीलिम्स के लिए जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीवियस ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आई है। तो आप जितनी भी एथेनॉल ब्लेंडिंग से जितनी पॉलिसी हैं, आप उसको दोस्तों प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। और उसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूड हैं, मोलासिस है, शुगर केन है, कौन कौन सी, आप सारी देखें। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, आपको अगर पसंद आती है तो हमारी जो हार्ड वर्क है वो वसूल हो जाता है। तो इसलिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फीडबैक आए इसको दोस्तों सब्सक्राइब करें। स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग एंड स्टे फोकस। थैंक यू गाइज, बाय बाय।